आज हम क्लास 10 का चैप्टर नंबर फर्स्ट यानी संसाधन को जानने वाले हैं। इस चैप्टर में हम जानेंगे संसाधन क्या है, संसाधन के कितने प्रकार होते हैं और संसाधन का किस किस प्रकार से रूप में किन किन रूपों में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं संसाधन पहले क्या है। देखिए यहाँ पे लिखा है हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने तथा प्रयुक्त पूरा करने में क्या प्रयुक्त की जा सकती है। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा, संसाधन का डेफिनेशन यहाँ पे दिया गया कि हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तुएं यानी हमारे पर्यावरण में जो प्रत्येक वस्तु जो उपलब्ध है, ठीक है, जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में क्या प्रयुक्त की जा सकती है। जो हमारी आवश्यकता है उसको जो पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है, ठीक है, उसके भी संसाधन कहेंगे। लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशन दिया गया। अब जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया गया जैसे कि और जिसको बनाने के लिए क्या प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। अब थोड़ा सा समझिएगा, हमारे पर्यावरण में बहुत सारी खनिज है लेकिन सभी खनिज का हम लोग यूज नहीं कर पाते। जैसे जल है, जल का हम लोग सही से यूज नहीं कर पा रहे हैं। जैसे सौर ऊर्जा है, उसका भी हम लोग सही से यूज नहीं कर पा रहे हैं। जैसे पवन ऊर्जा है, उसका भी हम लोग सही से यूज नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन ये सभी इसलिए यूज नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ क्या है, प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी की क्या है, कमी है। अगर हम पवन चक्की लगा लें अगर अच्छी तरह से गुजरात के एरिया में, तो वहाँ से क्या काफ़ी ज़्यादा वहाँ से बिजली उत्पन्न किया जा सकता है। बड़े बड़े डैम बना के अगर हम वहाँ पे डायनमो लगा दें, मोटर लगा दें, जनरेटर लगा दें, तो वहाँ से भी क्या होगा, अच्छी तरह से बिजली उत्पन्न किया जा सकता है। इसी तरह का और भी हमारे यहाँ पे क्या बहुत सारे खनिज एवं बहुत सारे तत्व हैं जिनको हम लोग प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अगर प्रौद्योगिकी का प्रयोग होता है तो वो भी क्या होगा, संसाधन कहलाएगा। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तुएं, ठीक है, पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तुएं जिसका प्रत्येक वस्तुएं जिसको पूरा करने, देखो यहाँ पे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रयुक्त की जा सकती है। जो हमारी जो आवश्यकता है उसको पूरा करने के लिए प्रयुक्त की जा सकती है। इसके बाद क्या समझिएगा, और जिनको बनाने के लिए क्या प्रौद्योगिकी हो यानी टेक्नोलॉजी यानी मशीन हो, उसको बनाने के लिए क्या हो, मशीन हो। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आर्थिक रूप से मान्य, आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से क्या है, मान भी होना चाहिए। तब जाके क्या कहलाएगा, संसाधन कहलाएगा। देखिए संसाधन कहलाने के कंडीशन देखिए, पहला तो पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तुएं जो हमारी छोटी से छोटी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। दूसरी बात, वो संसाधन को बनाने के लिए मशीनरी यानी टेक्नोलॉजी होना चाहिए। और तीसरी बात, वो क्या होना चाहिए, आर्थिक रूप से वो संभावी भी होना चाहिए। वो मतलब आर्थिक रूप से संभाव यानी वो उपलब्ध भी होना चाहिए। और साथ ही साथ क्या होना चाहिए, वो सांस्कृतिक रूप से मान्य भी होना चाहिए। तब जाके वो संसाधन कहलाएगा, तब जाके वो क्या कहलाएगा, संसाधन। अब जैसे कि यहाँ पे देखिए कुछ संसाधन के, जैसे तालाब है सर, नदी है, कुआं है, रेल मार्ग है, रेल है, सड़क है, पेड़ पौधे है, पशु पक्षी है, मनुष्य है, मनुष्य भी क्या एक संसाधन है। आदि इसी प्रकार के क्या अनेकों संसाधन है। अब देखिए संसाधन को ना मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। पहला तो प्राकृतिक संसाधन और दूसरा मानवीय संसाधन। अब हम पढ़ेंगे अब हम लोग संसाधन के प्रकार को पढ़ेंगे। इसमें जानेंगे कि संसाधन के कितने प्रकार होते हैं और ये अब इन दोनों के प्रकार में कितने कितने प्रकार के होते हैं क्या, अब इन सभी के बारे में अच्छी तरह से पढ़ेंगे। चलिए आगे देखते हैं संसाधन के प्रकार। देखिए संसाधन को मुख्य रूप से ना 4 भागों में बांटा गया। पहला तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन का, यानी संसाधन को उत्पत्ति कैसे हुआ है, ठीक है। उसके बाद समाप्ति के आधार पर संसाधन का, यानी संसाधन किस रूप से समाप्त हो सकता है, ठीक है। फिर स्वामित्व के आधार पर संसाधन का, यानी स्वामित्व यानी संसाधनों पे किसका कैसा स्वामित्व है, उस पर बात करेंगे। उसके बाद विकास क्षेत्र के स्तर पर, यानी किसका मतलब विकास क्षेत्र कितना है, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं उत्पत्ति के आधार पर। देखिए उत्पत्ति के आधार पर ना जैव और अजैव है। देखिए जब पृथ्वी का उत्पत्ति हुआ ना, वो उस समय जैव और अजैव, यानी जैव में तुम्हारा आता है, जैव में आपका आता है जीव जंतु, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े एवं वायरस, बैक्टीरिया, सब कुछ आएगा इसमें जैव में आएगा, ठीक है। लेकिन वही अजैव में आ जाएगा धातु, अधातु, हवा, पानी, ये सभी क्या आएगा, अजैव में आएगा। जिसमें जीवन है वो तुम्हारा जैव संसाधन, और जिसमें जीवन नहीं है वो अजैव संसाधन। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक बात समझ में आया होगा। अब आगे देखते हैं। अब देखिए इसको हम लिखा देंगे, जैव संसाधन किसे कहते हैं, अजैव संसाधन किसे कहते हैं, ये हम आपको लिखा देंगे इसी वीडियो में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए समाप्ति के आधार पर, समाप्ति के आधार पर कहने का मतलब ये है कि संसाधन तो है, अब कौन सा संसाधन कब तक चलेगा, मतलब कौन सा संसाधन
कब खत्म होगा और कौन सा संसाधन पुनः निर्मित किया जा सकता है। अब जैसे नवीकरण संसाधन वे संसाधन कहलाते हैं जिसका हम लोग बार बार उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि हम धातु का आपको उदाहरण दिए थे, धातु का हम लोग बार बार उपयोग कर सकते हैं, लेकिन वही हम बोले थे जो कोयला है यानी जो जीवाश्म ईंधन है उसका हम एक बार अगर उपयोग किए तो वो समाप्त हो जाएगा। जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, ये सभी का अगर एक बार उपयोग करेंगे तो ये समाप्त हो जाएगा। ये तुम्हारा नवीकरण संसाधन नहीं बल्कि नवीकरण संसाधन कहलाएगा। ठीक है। और वही अगर नवीकरण संसाधन की बात करें, इसमें हवा, पानी ये कभी नहीं खत्म होने वाला, सूर्य का प्रकाश ये कभी नहीं खत्म होने वाला चीज़ है। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग नवीकरण संसाधन बोलते हैं। उम्मीद करते हैं सारा का सारा ये लिखा देंगे, सारा एक एक करके डिफिनेशन लिखा देंगे, घबराने की बात नहीं है। ठीक है, ये बात उम्मीद करते हैं कि ये बात समझ में आएगा। अब आगे देखते हैं स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व का कहने मतलब ये है कि ये मेरा रूम है, इस पर मेरा अधिकार है। अगर मेरा कोई खेत खलिहान उस पर मेरा अधिकार है। जैसे कि ये मेरा देश है, इस देश में सभी जनताओं का अधिकार है। ठीक है, ऐसे करके मतलब इसी को क्या बोलते हैं, स्वामित्व। अब देखिए स्वामित्व, जैसे मान लेते हैं कि मेरा एक कुआं है, उस कुआं पे मेरा अधिकार है, वो मेरा स्वामित्व हो गया, ये व्यक्तिगत हो गया। अगर उसी कुएं पे अगर और भी मतलब ये सामुदायिक हो जाता है, वो अगर उसमें और मतलब लोगों का या फिर सरकारी द्वारा बनाया गया तो वो क्या हो जाता है, वो सामुदायिक हो जाता है। ठीक है, अब जैसे सड़क है, रेल मार्ग है, हवाई मार्ग है, ये सभी क्या सामुदायिक है। अब देखते हैं यहाँ पे ध्यान देते हैं, समुदाय के साथ साथ क्या अंतर्राष्ट्रीय भी है। अब जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे स्वामित्व के आधार पे क्या व्यक्तिगत मतलब जिसमें अपना जिस चीज़ पे अपना यानी व्यक्तिगत अधिकार हो। जैसे अपना खेत हुआ, घर हुआ, मकान हुआ, खेत मकान उसी को बोलते हैं। ठीक है, या फिर जो बगीचा हुआ, ये सब क्या है अपना यानी व्यक्तिगत कहलाता है। जैसे कुआं, तालाब ये सभी क्या व्यक्तिगत कहलाता है। ठीक है, उसके बाद आता है सामुदायिक मतलब चारागाह भूमि, जहाँ पे मवेशियों को चराया जा सकता है। खेल का मैदान, पार्क हुआ, जहाँ पे जिम, जहाँ पे और भी मतलब ऐसे करके शमशान भूमि, ये सभी क्या हो सामुदायिक हुआ। वहाँ पे क्या सभी लोग वहाँ पे जाके अपना काम कर सकते हैं, वो सामुदायिक संसाधन कहलाता है। ठीक है, उसके बाद कहलाता है राष्ट्रीय संसाधन। भारत की सीमा के अंदर जितने भी प्रकार के संसाधन है वो राष्ट्रीय संसाधन कहलाएंगे। अब जैसे कि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये आपका भारत है, ऐसे करके शायद भारत है बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दूसरे का सीमा घुस जाएंगे। ये रहा कश्मीर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये भारत है, भारत के सीमा के अंतर्गत, और यहाँ से लगभग 200 नॉटिकल मील। ठीक है, यहाँ से समुद्री सीमा में 200 नॉटिकल मील और भारत की सीमा के अंदर जितने भी प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं वो सारे का सारा क्या कहलाएगा, राष्ट्रीय संसाधन कहलाएगा। फिर अगर इसके बाद कि अगर कोई संसाधन पाया जाता है वो क्या कहलाएगा, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाएगा। उम्मीद करते समझ में आया होगा। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, व्यक्तिगत संसाधन जिसमें अपना खुद अधिकार हो, जिस चीज़ पे अपना अधिकार है वो व्यक्तिगत। अब अगर समुदाय की बात करें, जिस वस्तु पे सभी समुदाय का अधिकार हो सामुदायिक। अगर राष्ट्र की अगर बात करें, राष्ट्रीय संसाधन की अगर बात करें तो भारत की सीमा के अंतर्गत जो पाया जाता है वो था ही, जो भी खनिज है, रेल मार्ग है, सड़क है, परिवहन है, कुछ भी है, पहाड़ पर्वत या कोई भी खनिज है, सोना चांदी हीरा मोती कुछ भी हो, वो तुम्हारा सबका सारा क्या कहलाएगा, राष्ट्रीय संसाधन कहलाएगा। इसके अलावे समुद्र तट से 200 नॉटिकल मील, ठीक है, 200 नॉटिकल मील तक भी क्या होता है राष्ट्र। इस 200 नॉटिकल मील के अंतर्गत जितने भी प्रकार के संसाधन पाया जाएगा वो भी क्या होगा, राष्ट्रीय संसाधन कहलाएगा। और इसके अलावे अगर इसके 200 नॉटिकल मील के अलावे अगर कोई भी संसाधन अगर बाहर पाया जाता है तो वो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। बिना अंतर्राष्ट्रीय संगठन के अनुमति के हम यहाँ से कोई भी संसाधन नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए वो उसको अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। इसको अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत रखा गया है। अब जैसे कि एक एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे एक देश है और यहाँ पे एक देश है। अब इसका 200 नॉटिकल मील यहाँ तक आता है, अब इसका 200 नॉटिकल मील यहाँ तक आता है। ये यहाँ तो ये इसका राष्ट्रीय संसाधन हो गया, ये भी राष्ट्रीय संसाधन हो गया। लेकिन ये वाला जो बीच वाला जो महासागर है ये अंतर्राष्ट्रीय संसाधन है। यहाँ पे पेट्रोलियम है, अब पेट्रोलियम को निकालना है, इसके लिए निकालने के लिए क्या करेगा, अब अंतर्राष्ट्रीय संगठन से क्या करेगा, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन संगठन से क्या करेगा, अनुमति लेगा, उसके बाद जाके यहाँ से निकाला जा सकता है। ऐसे नहीं निकाल सकता अपना मर्जी से। ठीक है, अब आगे देखते हैं विकास के स्तर के आधार पे, यानी विकास के स्तर के आधार पे, यानी संसाधनों का विकास का स्तर कैसे, यानी उसका कैसे कैसे स्तर हुआ है, विकास उसका कैसे हुआ, उसके अनुसार। अच्छे से संभावित संसाधन, जैसे कि संभावित संसाधन, जैसे आप कोयला देख रहे हैं, आज से हजारों साल पहले वो भी एक क्या संभावित संसाधन था, लेकिन आज इसका हम लोग अनाधुनिक उपयोग कर रहे हैं ना, वो क्या है, अभी विकसित संसाधन है। उम्मीद करते हैं बात समझ में आया। वे संसाधन
जिसका उपयोग वर्तमान समय में नहीं कर पा रहे लेकिन किया जा सकता है भविष्य में। जैसे जल है, जल का उपयोग हम लोग कर सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग सही से डैम बना के या फिर बिजली उससे उत्पन्न करके या फिर उससे खेती करके या फिर मछली पालन करके या बड़े पैमाने में कुछ भी प्रकार से, मतलब किसी भी प्रकार से उसका हम लोग उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। जैसे यूरेनियम है, यूरेनियम का प्रयोग बिजली घरों में बिजली उत्पादन करने के लिए किया जा सकता है, लेकिन हम लोग उसका उपयोग अभी नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, वो भविष्य में किया जा सकता है, इसलिए उसको संभाग के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, जैसे सौर ऊर्जा है, सौर ऊर्जा को हम बहुत बड़े पैमाने सोलर प्लेट लगा के हम लोग बहुत बड़े पैमाने पे कह सकते हैं कि बिजली उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। ये भी क्या होगा, संभव संसाधन कहलाएगा। जैसे हो गया हवा, जैसे गुजरात के एरिया में बहुत ज़्यादा हवा चलती है, तो वहाँ भी क्या करेंगे हम लोग, सोलर पवन चक्की लगा के, पवन चक्की वगैरह लगा के वहाँ से भी क्या हम लोग बिजली उत्पादन कर सकते हैं। राजस्थान में फिर सोलर प्लेट वगैरह लगा के वहाँ से भी बिजली उत्पन्न किया जा सकता है, लेकिन ये सब ये भी करना हम लोग के पास संभव नहीं है, क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। इसीलिए अगर टेक्नोलॉजी रहता तो हम लोग ऐसा कर सकते थे, हाँ, लेकिन ये भविष्य में टेक्नोलॉजी का आविष्कार होगा और हम लोग कर पाएंगे। इसलिए सर भविष्य में ये होने वाले संसाधन को, जो संसाधन भविष्य में विकसित होगा वो संभावित संसाधन कहलाएगा। लेकिन जो संसाधन वर्तमान समय में है, जिस संसाधन का उपयोग हम लोग वर्तमान समय में अनाधुनिक तरीके से कर रहे हैं, वो विकसित संसाधन कहलाया है। उम्मीद करते हैं बात समझ में आया। और साथ ही साथ भंडारण भी इसी से रिलेटेड है, यानी जो संसाधन बहुत लंबे समय तक हो सकता है उसको भंडारण भी कर सकते हैं। ठीक है, या फिर संचित कोष। देखिए, संचित कोष और भंडारण एक है। ठीक है, दोनों मिलता जुलता है, यानी भंडारण और संचित कोष से भी क्या है, मिलता जुलता है, एक ही संसाधन। हम अब प्रत्येक करके एक एक करके लिखा देते हैं, उसके बाद आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं उत्पत्ति के आधार पे संसाधनों का वितरण। देखिए, उत्पत्ति के आधार पे ना दो प्रकार से हुआ है, हम आपको बता चुके थे कि जैव संसाधन और जैव संसाधन। जैव संसाधन में वे संसाधन होते हैं जो क्या है, जिसमें जीवन संभव हो, वो जैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे कि तुम्हारा मनुष्य हुआ, पेड़ पौधे हुए, पशु पक्षी हुआ आदि, ये सभी क्या जैव संसाधन है। जिसमें जीवन व्यक्त हो, जो जीवित हो, वो सभी क्या कहलाएगा, जैव संसाधन कहलाएगा। और जिसमें जीवन है ही नहीं, जो निर्जीव वस्तुओं से बना है, वो अजैव संसाधन कहलाएगा। जैसे कि यहाँ देखिए अजैव संसाधन, इसमें क्या है, ये निर्जीव वस्तुओं से क्या होते हैं, मिलके बने होते हैं, ये मतलब अजैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे कि चट्टान तो क्या निर्जीव है। जैसे धातुएं भी निर्जीव है, हवा निर्जीव है, पानी, तो ये सभी क्या है, निर्जीव है। उम्मीद करते हैं यहाँ पे आपको समझ में आएगा। आगे की पार्ट 2 में आपको सारा का सारा मतलब जो बचा हुआ वो दिया जाएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, और थोड़ा सा आप लाइक कर दीजिएगा, थोड़ा सा मेरा भी मोटिवेशन होगा, शेयर भी कीजिएगा, ताकि इस चैनल का जल्दी से जल्दी ग्रो हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये वीडियो को देख पाएँ और वो सीख पाएँ। थैंक यू, जय हिंद।